स्टूडेंट्स, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरा परसेंटेज भी इसलिए कम हुआ क्योंकि बायोलॉजी में नंबर कम था। देखो स्टूडेंट, हम कोई शायर नहीं है, लेकिन आगे चलकर आपको ऐसा ना कहना पड़ जाए, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 बायोलॉजी का एक महा मैराथन क्लास। लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी, लेकिन इस 1 घंटे में हम क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने। अगर आपका टारगेट है कि इस बार बायोलॉजी में हम 70 में 65 प्लस लेकर आएंगे, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस टारगेट में यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक सारे चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न पहले हम पढ़ेंगे विथ आंसर, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे सबको आंसर के साथ, और उसके बाद में हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। मतलब पूरा बायोलॉजी एक ही वीडियो में। ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, जाकर ढूंढ लो। और भैया 2026 में हमारी 95% प्लस की गारंटी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अगर आपने 1000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचा दिया, तो मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और स्टूडेंट, ये जो 1 घंटे की क्लास है ना, ये आपके लिए 1 घंटे की क्लास है, लेकिन मैंने इसमें 4 से 5 दिन रिसर्च किया है बेटा, 4 से 5 दिन मेहनत किया है, तब जाकर ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो एक लाइक तो बनता है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय। चलिए शुरू करते हैं। देर किस बात की? वो कहा गया है ना कि मेहनत करते रहो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि एक दिन सफलता शोर मचा दे। एक दिन आप ही का गुणगान होगा कि हाई स्कूल में इस बच्चे ने टॉप किया, इंटर में इस बच्चे ने टॉप किया, 12th में तो टॉपर बनकर दिखाओ। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की हम बात करेंगे। सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को मैंने इसमें लिया है, ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का ही होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन क्रिया होती है, बताइए जो द्विनिषेचन क्रिया होती है, जिसको हम इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यह क्रिया किसमें होती है? फर्स्ट है शैवालों में, सेकंड है ब्रायोफाइट्स में, थर्ड है अनावृत बीजी पौधों में, और फोर्थ है आवृत बीजी पौधों में। तो स्टूडेंट, द्विनिषेचन जो प्रक्रिया होती है ना, वो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन देख लो। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है दूसरे चैप्टर मानव जनन से। देखो क्वेश्चन क्या है, एंड्रोजेंस स्रावित होता है। एंड्रोजेंस जो होता है ये किसके द्वारा स्रावित होता है? सबसे पहला है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सेकंड है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, थर्ड है स्पर्मेटिड्स द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो एंड्रोजेंस जो है और जो टेस्टोस्टेरोन है ना, ये लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। हमारे वृषण में, पुरुषों के वृषण में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे एंड्रोजेंस का स्रावण होता है। ठीक है, चलो भैया तीसरा क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये हमारे तीसरे चैप्टर से ही है। देखो बहुविकल्पीय में मैंने एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन को लिया है, लेकिन अभी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय। तो टेंशन मत लो, निम्नलिखित में पुरुष से संबंधित है। बताओ इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो पुरुषों से संबंधित है हमसे? फर्स्ट है वैसेक्टोमी, सेकंड है गोलियां, थर्ड है ट्यूबेक्टोमी, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखो वैसेक्टोमी जो प्रोसेस होता है ना, ये हम पुरुषों से संबंधित होता है। ठीक है, चलो भैया चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा है कि वंशागत की आनुवांशिक इकाई है।
देखो हमारे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर का क्वेश्चन है कि वंशागत की आनुवंशिक इकाई क्या है, बताओ। फर्स्ट है गुणसूत्र, सेकंड है जीन प्रारूप, थर्ड है गाल्जी काय और फोर्थ है जीन। भैया वंशागत की जो आनुवंशिक इकाई है वो जीन होती है। जीन जो है किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करती है और ये जो है ये गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। कौन? जीन। ठीक है, चलो भैया पांचवा क्वेश्चन देख लो। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। हमारे 5 नंबर चैप्टर वंशागति का आणविक आधार, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। हरगोविंद खुराना किसके लिए जाने जाते हैं? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, आरएनए संरचना की खोज के लिए, डीएनए संरचना की खोज के लिए या डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। देखो हरगोविंद खुराना जी जो है ना ये जाने जाते हैं भैया प्रोटीन संश्लेषण के लिए। जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना उसी के लिए हमारे हरगोविंद खुराना जी जाने जाते हैं। चलो भैया 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझते चलो, बाकी आगे हम देख लेंगे। 6वां क्वेश्चन है जैव विकास चैप्टर का जो 6 नंबर चैप्टर है। देखो पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? बताओ किस वैज्ञानिक ने पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित किया? फर्स्ट है डार्विन, सेकंड है माल्थस, थर्ड है बीजमान और फोर्थ है हीकल। तो हीकल जी ने, जो कभी कभी हेकल भी लिखा रहता है, इन्होंने ही पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यानी कि याद रखना पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हीकल। ठीक है, चलो भैया 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक एक चैप्टर के सिर्फ एक एक क्वेश्चन आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सीरीज अभी बहुत आगे जाएगी। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी क्लासेस देने वाला हूं और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो पूरे बायोलॉजी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सिर्फ एक वीडियो में मैं ले आऊंगा, बस कमेंट करो। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। अब देखो स्टूडेंट हमारा 7 नंबर जो क्वेश्चन है मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 का। देखो टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या है? टाइफाइड बुखार आपने सुना होगा, पीत ज्वर। तो टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या है? देखो टाइफाइड किस रोग जनक के कारण होता है? एस्कैरिस, साल्मोनेला, प्लाज्मोडियम या अमीबा। भैया साल्मोनेला जो होता है ना ये रोग जनक जो है ये हमारे अंदर, हमारे नहीं मतलब जो टाइफाइड वाले रोगी होते हैं ना उनके अंदर ये टाइफाइड उत्पन्न करता है, ये रोग जनक है, इसी के कारण टाइफाइड होता है। इसमें साल्मोनेला टाइफी आपने नाम सुना होगा जो टाइफाइड को उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब साल्मोनेला इसकी प्रजाति है। चलो भैया 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पेनिसिलिन की खोज किसने की? भैया पेनिसिलिन की खोज किसने की? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर का शायद ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है बीजमान ने, सेकंड है स्मिथ ने, थर्ड है फ्लेमिंग ने और फोर्थ है आर्बर ने। भैया पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग जी ने की थी। अब इसमें बताना क्या है? देखो भैया अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है। सिनेमा हॉल में आप नहीं बैठे हो कि आराम से बैठे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, मूवी देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। कॉपी पेन लेकर बैठो, कंसंट्रेशन आपका बोर्ड पे होना चाहिए। चलो बेटा 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 9 नंबर जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। ये हमारे चैप्टर नंबर 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम का क्वेश्चन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहां होता है? कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, परजीवी जीव में या उपरोक्त सभी में? भैया उपरोक्त सभी में होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग एग्रीकल्चर लाइन में भी होता है, मतलब कृषि के क्षेत्र में भी, चिकित्सा में भी, परजीवी जीव में भी और फाइनली उपरोक्त सभी में। मतलब अगर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आता है ना तो ऐसा लगता है मुझे कि 95% वो सही ही होता है। चलो बेटा 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 10
पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। ये हमारे जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर 10 का। पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन कौन सा है? फर्स्ट है सीटी, सेकंड है यमती, थर्ड है बीटी और फोर्थ है जीएसटी। भैया जीएसटी जो है ना, ये पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। ये वो वाला जीएसटी नहीं है जो जीएसटी लगाया जाता है सामानों पर, ये दूसरा जीएसटी है। ठीक है, चलो बेटा 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। जीव और समष्टियां, जीव और समष्टियां हमारे चैप्टर का नाम है। निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं? मतलब आपको बताना है निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं। फर्स्ट है राइजोबियम, सेकंड है एजोटोबैक्टर, थर्ड है स्यूडोमोनास और फोर्थ है ये सभी। भैया ये सभी वाला ऑप्शन आ गया तो 95% चांस है ये सही होगा, और यहां पर भी ये सही है। देखो लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध जो है वो राइजोबियम भी प्रदर्शित करता है, एजोटोबैक्टर भी एंड स्यूडोमोनास भी वो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। चलो बेटा 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? ये हमारे पारितंत्र चैप्टर का क्वेश्चन है। भारत में पारिस्थितिक के जनक कौन है? बीरबल साहनी, आर मिश्रा, राम उदार या केसी मेहता? भैया राइट आंसर होगा आर मिश्रा। आर मिश्रा जी को हम भारत में पारिस्थितिकी का जनक बोलते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी जो आप पढ़ाते हैं इसका हमें पीडीएफ मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, वीडियो लेक्चर्स मिल जाए, सीरियल वाइज सब कुछ मिल जाए। कहां मिलेगा भैया? हमारा एक ऐप है शुभम लेक्चरर, प्ले स्टोर पे जाइएगा, शुभम लेक्चरर सर्च कीजिएगा, हमारा ऐप आ जाएगा। जो हमारा चैनल का लोगो है वही वहां पे लगा है, वहां पे जाइएगा। देखो ये मेरा नंबर है 9918332305, नोट कर लो फटाफट। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आपका कॉल रिसीव करूंगा। लेकिन जो नोट्स होते हैं, क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉडल पेपर्स हैं, वो अगर आपको चाहिए तो आप शुभम लेक्चरर ऐप पहले डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, फिर आप इस नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके हमसे अपने पढ़ाई के बारे में पूछ सकते हैं। कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, कैसे आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी मैं इसी पे बताऊंगा। चलो बेटा 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 जैव विविधता एवं संरक्षण का ये क्वेश्चन है। बताओ उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? हम सब यूपी वाले हैं, शायद आप भी यूपी बोर्ड से होंगे, तो यूपी का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर है, सारस है, कबूतर है या गौरैया है? भैया सारस है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है ना, सारस को हम कहते हैं। हो गया 13 चैप्टर थे, 13 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, जब तक है हम आपके साथ ना, मत पड़ो इधर उधर के चक्कर में। चलो भैया अब बहुविकल्पीय हो गया, अब महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी, अभी तो बहुविकल्पीय देखे हैं, अभी अति लघु उत्तरीय पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सबको पढ़ेंगे। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर हम बात करें तो अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से है, टैपिटम कहां स्थित है, इसका क्या कार्य है? भैया टैपिटम कहां स्थित होता है और इसका कार्य क्या होता है? तो समझ लो भैया, टैपिटम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। मतलब टैपिटम जो है ना, ये पराग कोश की सबसे अंदर वाली परत, सबसे आंतरिक परत होती है, इंटरनल लेयर। ठीक है, यह विकासशील पराग कणों को पोषण देती है। मतलब ये जो विकासशील पराग कण होते हैं ना, उनको पोषण प्रदान करती है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, विकासशील पराग कणों को पोषण कौन प्रदान करती है? तो टैपिटम। ठीक है, टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतया एक से अधिक केंद्रकों से युक्त
होती हैं। बस इतना लिख देना है बेटा, आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, फटाफट नोट करना चाहो तो। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, अति लघु उत्तरीय में दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, तो जान लेते हैं। देखो, हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताए कि ये क्यों सही नहीं है। हमारे चैप्टर 3 का ये क्वेश्चन है। मतलब हमारे समाज में अगर लड़कियों का जन्म होता है ना, तो उसका दोष सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है, बताइए ये क्यों सही नहीं है। आखिर जब लड़का पैदा होगा तो उसको पिता उसको कहा जाएगा, और लड़की होती है तो उसको महिलाओं को दोष क्यों दिया जाता है। मतलब ये गलत क्यों है, इसको प्रूफ करना। तो देखो, होता क्या है, स्त्री में XX गुणसूत्र तथा पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का Y गुणसूत्र मिलता है तो पुत्र उत्पन्न होता है। मतलब स्त्री में XX गुणसूत्र होता है, महिलाओं में XY। जब स्त्री का X गुणसूत्र और पुरुष का Y मिलता है ना, तो लड़के का जन्म होता है। अब इसके विपरीत स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का X गुणसूत्र मिलने पर पुत्री उत्पन्न होती है। और जब स्त्री का X गुणसूत्र और पुरुष का X गुणसूत्र दोनों मिलेगा तो लड़की पैदा होगी। मतलब भाई, पति और पत्नी दोनों के गुणसूत्रों से मिलकर लड़की और लड़का पैदा होते हैं। सिर्फ महिलाओं को दोष मत दो कि तुम्हारे कारण ही लड़की पैदा हुई है, ठीक है। लड़कियों को क्यों आखिर प्राथमिकता नहीं दी जाती है। लड़कियां आज कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों से चल रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको गर्लफ्रेंड चाहिए, सबको पत्नी चाहिए, सबको मां चाहिए, तो लड़की क्यों नहीं चाहिए आखिर, ठीक है। अगर वाइफ ना मिले, शादी ना हो, तो कितना वो होता है कि यार शादी नहीं हुई मेरी। अब जब लड़की पैदा ही नहीं करोगे तो लड़कियां कहां से आएंगी, कहां से वो आपकी शादी होगी, कहां से क्या होगा, कहां से वो मां बनेंगी। तो लड़कियां जरूरी है हमारे समाज के लिए। अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है, ना कि स्त्री के गुणसूत्र से। मतलब जो संतान उत्पन्न होगी उसका लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्रों द्वारा होता है। पुरुष का जब X महिला के X से मिलेगा तब लड़की होगी, और अगर पुरुष का Y महिला के X से मिलेगा तब लड़का होगा। तो लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है, तो महिलाओं को क्यों दोष दिया जाता है भाई। मैं अपनी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि पुरुष में 50% X तथा 50% Y गुणसूत्र होते हैं, अतः पुरुष के गुणसूत्र का X या Y होना ही संतान के लिंग के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना बिल्कुल गलत है, समझे। तो आज से मत करना रे, आप क्या कहोगे, आप तो 12th में हो। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है बेटा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। तीसरा, ये हमारे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो, संकर पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस तथा परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस में अंतर बताइए। अति लघु उत्तरीय में बहुत ज्यादा आता है। देखो, इतने ही क्वेश्चन नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अभी मैंने कहा ना कि मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, इतने से काम थोड़ी ना होगा, ठीक है। मैं आगे आगे बताऊंगा। देखो, जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। मतलब जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाएगा तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जबकि प्रथम पीढ़ी या फुवन जीव एवं समयुग्मकी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं। मतलब जब किसी संकर का किसी जनक से संकरण कराया जाएगा तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहेंगे। जबकि प्रथम पीढ़ी F1 जीव एवं समयुग्मकी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य जब संकरण कराया जाएगा तो इसको परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। बस इतना याद रखना, एक नंबर में इतना ही याद रखना है। अभी हम आगे बहुत कुछ देखेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना बेटा। 14 क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद किसने दिया, उनकी पुस्तक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष के साथ बताइए। भैया जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद किसने दिया, उनकी पुस्तक का नाम प्रकाशन वर्ष के साथ बताइए। तो देखो,
जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद एआई ओपैरिन ने दिया। उनकी पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जिसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ था। मतलब जीवन की उत्पत्ति का जो प्रकृतवाद है ना, वो एआई ओपैरिन जी ने दिया। उनकी पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जिसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ था। बस हो गया, नोट करो फटाफट। एक भाई अतलग उत्तरीय प्रश्न में बहुत बड़ा नहीं लिखना होता है, तो क्यों हम बहुत ज्यादा बड़ा लिखें। पांचवा देखो भैया, मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन है। थोड़ा हम स्पीड में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी कवर करना है, विस्तृत उत्तरीय को भी कवर करना है। तो देखो, मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। भैया मनुष्य में विषाणुओं के द्वारा, वायरस के द्वारा होने वाले कुछ रोगों के आपको नाम लिखने हैं। वायरस और बैक्टीरिया दोनों सूक्ष्म जीव के कारण जो है रोग होता है। तो वायरस के कारण देखो, सबसे पहले चेचक है, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, देखो इंग्लिश भी लिखा है। हर्पीज है, आर्थराइटिस है आदि डीएनए वायरस द्वारा, तथा पोलियो, डेंगू ज्वर, कर्णफेर, खसरा, रेबीज आदि आरएनए वायरस द्वारा होता है। देखो वायरस भी दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए वायरस, एक आरएनए वायरस। तो हमारा चेचक, हर्पीज, आर्थराइटिस ये सब डीएनए वायरस द्वारा होगा। पोलियो, डेंगू, कर्णफेर, खसरा, रेबीज ये सब आरएनए वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ये देखो, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर का क्वेश्चन है। वाहित मल से आप क्या समझते हैं, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है। बेटा ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी ये क्वेश्चन आता है, मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न में लिया है, किसी में भी आए, हमें नंबर से क्या मतलब, हमें तो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। चलो, वाहित मल क्या होता है, ऐसे हेडिंग डाल देना। देखो लिखेंगे, प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज कहते हैं। मतलब अगर आप सिटी में रहते हैं ना, तो शहरों में प्रतिदिन व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, बहुत बड़ी मात्रा में व्यर्थ जल उत्पन्न होते हैं। इस व्यर्थ जल का जो प्रमुख घटक है वो मनुष्य का मलमूत्र है। मतलब जो मनुष्य का मलमूत्र होता है ना, इसका प्रमुख घटक है, उसमें ज्यादा मात्रा में होता है। नगर में इसी व्यर्थ जल को हम वाहित मल या इंग्लिश में सीवेज बोलते हैं। वाहित मल हमारे लिए अग्र प्रकार से हानिकारक है। सबसे पहला, वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। मतलब वाहित मल में जो है ना, कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो ज्यादातर रोगजनकीय होते हैं, हमारे अंदर रोग उत्पन्न कर सकते हैं बेटा। दूसरा, वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। यही जो है रीजन है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट पहले लो। मतलब वाहित मल जो है ना, इसमें कार्बनिक पदार्थों की बहुत बड़ी मात्रा होती है, जिसमें अधिकांशतः रोगजनक होते हैं। दूसरा, वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को प्रदूषित भी करते हैं। चलो बेटा 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, उन सूक्ष्म जीवों का नाम बताओ जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए, खाली ए लिखिएगा, साइक्लोस्पोरिन ए जो कि प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि है, तथा स्टैनिन जो कि रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक है, को प्राप्त किया जाता है। मतलब आपको ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम बताना है जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए तथा स्टैनिन को प्राप्त किया जाता है। देखो साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है ना, ये प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि है, और जो स्टैनिन है ये रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक है, मतलब खून के कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। तो देखो साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन जो है वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। एक फंजाई होता है, एक कवक होता है ना, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इसी के द्वारा साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन होता है। दूसरा, स्टैनिन जिसको हम लोभा स्टैनिन भी कहते हैं, इसका उत्पादन मोनास्कस परप्यूरियस से किया जाता है। इसका उत्पादन जो है मोनास्कस परप्यूरियस से किया जाता है। 1 नंबर में इतना पढ़ लेना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया, रोक के वीडियो ले लिया करो। 8वां क्वेश्चन आ जाओ।
पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारजीनी जंतु क्या होते हैं। तो देखो पारजीनी जंतु, ये हमारे शायद जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। देखो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। मतलब ऐसे जंतु जिनके डीएनए में हम परिचालन विधि के द्वारा एक अतिरिक्त जीन को व्यवस्थित कर देते हैं और वो अपना लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं, उसको हम पारजीनी जंतु कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण है हमारा डॉली नामक भेड़, जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गायें, मीरा नामक बकरी आदि। होता क्या है, पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। मतलब किसी दूसरे जीव के जीन को ना लाकर किसी दूसरे जीव के जीन में परिचालन विधि द्वारा उसमें व्यवस्थित कर देते हैं और वो अपना लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जंतुओं को हम पारजीनी जंतु बोलते हैं। उदाहरण भी मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो बेटा 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, देखो बायोपायरेसी किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, बायोपायरेसी क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखने को दिया जाता है। तो देखो हेडिंग डाल देना बायोपायरेसी और लिख देना जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी होता है। जैसे उदाहरण देखो, भारत में उपचार के लिए प्रचलित हल्दी का पेटर अमेरिकी कंपनी ने लिया हुआ है। मतलब जो हल्दी का पेटर है ना, इसको अमेरिकी कंपनी ने लिया हुआ है। तो इसी को हम बोलते हैं बायोपायरेसी। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, एक नंबर में बस इतना ही लिख देना बेटा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे अपने महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो देखो 10वां क्वेश्चन है, तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्या है। अरे फोन वाला हॉट स्पॉट नहीं है, दूसरा वाला है, ठीक है। भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए। मतलब हॉट स्पॉट क्या है, तप्त स्थल क्या है, और भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम बताइए। तो देखो तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्या होता है, ध्यान से समझ लो। देखो वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है। मतलब ऐसा भौगोलिक क्षेत्र या वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता बायोडायवर्सिटी जो है वो संकट में होती है, वो तप्त स्थल कहलाता है। उदाहरण देख लो भैया, जैसे हिमालय, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट जो है ये भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल है। मतलब हिमालय, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट ये भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है। बस हो गया बेटा, मैंने आपको 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी बता दिया। अब देखेंगे अपने टॉप लघु उत्तरीय प्रश्नों को। याद रखना बच्चों, आपके बायोलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न ही आते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अब चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों को। देखो आपके जो बायोलॉजी है ना, इसमें अगर लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 2-2 नंबर के आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 3-3 नंबर के 36 नंबर, यानी कि टोटल मिलाकर 46 नंबर जो आपका होगा ना बेटा, वो लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए ही दिया जाता है। तो सोचो 70 में 46 नंबर, तो लघु उत्तरीय प्रश्न तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर का ये देखो, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। का है अनिषेक फलन, खा है बहुभ्रूणता। तो चलो देखते हैं भैया, सबसे पहले हम टिप्पणी करते हैं अनिषेक फलन की। अनिषेक फलन क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल का निर्माण। तो देखो
यह शब्द नॉल ने दिया, मतलब नॉल जी ने इस शब्द को दिया। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी कहते हैं। मतलब अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल बोलते हैं। मतलब बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं और जो फल हमें मिलता है ना उसको अनिषेक फलनी फल कहते हैं। बस इतना तो समझ गए होंगे। यह फल बीज रहित होते हैं, मतलब इसमें बीज नहीं होते हैं। आगे देखिए, अंगूर, केले तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। मतलब अंगूर, केला और जो अनानास होता है ना इसमें प्राकृतिक अनिषेक फलन पाया जाता है, नेचुरल पार्थिनोकार्पी। ठीक है, देखो इसमें कहां बीज होते हैं ज्यादा। अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिब्रेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे हार्मोन है जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन, इनके छिड़काव से भी हम अनिषेक फलन को हम प्रेरित कर सकते हैं। आगे देखिए, अनार, नारियल या उन फलों में जिसमें खाने योग्य भाग बीज का है अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार होता है। मतलब जैसे अनार और नारियल जिसमें खाने का जो चीज होता है बीज का होता है ना, उनको हम अनिषेक फलनी फल नहीं बना सकते। बस हो गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो। बिना निषेचन के, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं और ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल बोलते हैं। दूसरा, बहुभ्रूणता, मतलब बहुत सारे भ्रूण। तो देखो ये क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता यानी कि पॉलिम्ब्रियोनी कहलाता है। मतलब एक बीजांड या एक बीज से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना जो है ना वो बहुभ्रूणता कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, बहुभ्रूणता, बहुत सारे भ्रूण। तो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। मतलब जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं ना उनमें यह घटना होती रहती है, सामान्य घटना है, नॉर्मल घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में यह काफी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लुइवेनहॉक, एवी लुइवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। मतलब बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लुइवेनहॉक जी ने संतरे के बीज में सन 1791 में किया था। ये क्वेश्चन आता है, बहुभ्रूणता की खोज किसने की? तो एंटोनी वान लुइवेनहॉक जी ने। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों के अगली पीढ़ी को जन्म देता है। मतलब बीज तो एक से ज्यादा, मतलब एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। कोई एक ही भ्रूण सक्रिय होकर आगे की पीढ़ी को बढ़ाएगा। चलो बेटा इसको भी नोट करो फटाफट। हो गया नोट? तो टाइम वेस्ट क्यों करें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखो दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य का। जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या का बहुत तेजी से बढ़ना, इसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। देखो ध्यान से पढ़ो, इसको पढ़ने से ही आपको याद हो जाएगा। देखो, विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब विश्व में अगर देखा जाए तो प्रति सेकंड 2 लोग प्रति सेकंड 2 व्यक्तियों का जन्म होता है, या प्रतिदिन 2 लाख व्यक्तियों का जन्म होता है, और प्रति महीने 60 लाख व्यक्ति, और एक साल में 7 करोड़ व्यक्ति की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। मतलब एक सेकंड में 2 जनसंख्या बढ़ी, उसके बाद में एक दिन में 2 लाख, एक महीने में 60 लाख, और हर साल 7 करोड़ जनसंख्या बढ़ रही है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट हम
कहते हैं। यही जो तीव्र गति की वृद्धि है ना, इसी को हम जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। ये मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी ना आने के कारण होता है। मतलब ये जो है ना, मृत्यु दर में कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स जो है ना, लोगों, वैज्ञानिक ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दे दी है कि लोगों की मृत्यु तो हो नहीं रही है। अब मृत्यु नहीं हो रही है, जन्म लगातार हो रहा है भैया, तो क्या होगा? जनसंख्या तो बढ़ेगी ही। अब इसके कारण क्या है ये जान लो, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं तो बड़ा लिखना पड़ेगा। देखो, जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण क्या है। सबसे पहला देखो, किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला देखो, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं, इससे मृत्यु दर में कमी आई है और पैदा हो ही रहे हैं तो भाई जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरा, जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होना, मतलब जनन योग्य जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, इसीलिए भी जनसंख्या बढ़ रही है। तीसरा, क्योंकि रिप्रोडक्शन अगर करेंगे तो संतान उत्पन्न होगा ही होगा। तीसरा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। चौथा, अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान ना होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से ना अपनाया जाना। मतलब कम शिक्षा होने के कारण ना लोग जो है परिवार नियोजन का पालन नहीं करते हैं, जिससे जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है। देखिए, हो गया कि और है। ये देखो, पांचवा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खानदानों के उत्पादन में वृद्धि होना। जो खाद्यान्न है उसके उत्पादन में वृद्धि हुई है, यह भी जनसंख्या का कारण है। छठवां, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना। सातवां, निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति ये विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। मतलब जो गरीब लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। वो सोचते हैं जितने बच्चे हमारे यहाँ पैदा होंगे उतना ज्यादा काम करेंगे, उतना ज्यादा हमारे पास पैसा आएगा, उतना ज्यादा वो कमाएंगे। ये सबसे गलत माइंडसेट है। मान लीजिए आप 6-7 लड़कों को पैदा कर दिए, पहले उनको पालना होगा। जब आप उनको 16-17 साल का 18 साल का बनाएंगे ना, तब जाकर वो आपको कमा कर देंगे, वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 8वां, सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्त की चाह में दंपत्ति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना कि वो उनके यहां संतान हुई तो पहले लड़की हो गई, फिर संतान वो पैदा करते हैं लड़के के चक्कर में, फिर लड़की हो गई, फिर पैदा करते हैं, फिर लड़की हो गई, फिर लड़का हुआ, तो इसके चक्कर में 4 जनसंख्या बढ़ी। तो सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपत्ति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। यही सब कारण है जनसंख्या विस्फोट के। चलो नोट करो। सबसे पहले आप लोगों को नोट करना है ये पेज, देखिए ध्यान से, आपके सामने ओपन हो रहा है, ये देखो भैया, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर आप नोट कीजिए इसको कि जनसंख्या वृद्धि के कारण आखिर क्या है। ठीक है, ये हो गया। अब एक और नोट कर लीजिएगा भैया साइड में, ये देखो, मतलब ये सारे कारण आपको लिखने होंगे, ये विस्तृत तरीके में भी कभी कभी आते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, थर्ड लघुत्तरीय प्रश्न। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, ये हमारे चैप्टर 4 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। भैया डाउन सिंड्रोम क्या होता है? देखो हेडिंग डाल देना प्यारा सा, डाउन सिंड्रोम। देखो, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने सन 1862 में खोजा था। मतलब डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने 1862 में खोजा। यह है रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। मतलब ये जो रोग है ना, ये गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। जैसे हमारे अंदर नॉर्मली 46 गुणसूत्र होते हैं, जोड़ी में अगर देखें तो 23 जोड़ी। अब 46 के जगह पर 47 हो जाएगा,
तो भैया डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, ध्यान से समझो। मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। ये अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। मतलब हमारे अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, हर जोड़े में 2-2 होता। क्या है, जो 21वां जोड़ा होता है इसमें ना, उसमें 2 के जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाता है, तो डाउन सिंड्रोम भैया हो जाता है। इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं। यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंड कोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है। 47 गुणसूत्र वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है, सिर गोल, होठ नीचे की ओर लटका रहता है। आगे भी देखते हैं कुछ है कि नहीं है। हाँ, थोड़ा सा और है। माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है, त्वचा खुरदुरी होती है, आंखें तिरछी तथा पलकें वलित होती हैं और मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंद बुद्धि होते हैं, जिनको डाउन सिंड्रोम हो गया मंद बुद्धि। इनके जननांग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं, भैया रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि इस आनुवंशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। अब ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मुझे समझाना है। देखो, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम को एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने 1862 में खोजा था। यह रोग गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता के कारण होता है। हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, जब डाउन सिंड्रोम होता है तो 46 के जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाता है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। मतलब जो 21वां जोड़ा है ना, वहां 2 होना चाहिए, 3 हो जाता है, तब डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं। ये अतिरिक्त, जब किसी को डाउन सिंड्रोम होता है ना, तो ये गुणसूत्र, ये अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंड कोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है। अब जिसको ये डाउन सिंड्रोम हुआ, उसके लक्षण क्या है? देखो, 47 गुणसूत्रों वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है, मतलब दिमाग थोड़ा कम विकसित रहेगा, सिर गोल रहेगा, होठ नीचे की ओर ऐसे लटका रहेगा। ठीक है, आगे देखो क्या रहेगा, थोड़ा और लक्षण है। माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है, त्वचा खुरदुरी होगी, त्वचा स्किन थोड़ी सी खुरदुरी होती है, आंखें तिरछी तथा पलकें वलित होती हैं और मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंद बुद्धि होते हैं, इनके जननांग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। यही कारण है कि इस आनुवंशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलियन जड़ता भी हम कहते हैं। बस हो गया बेटा, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलिए अपना 4th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, पहले इसको नोट कर लो भैया, नोट करवा दो, इसका स्क्रीनशॉट लो खटाखट। अब इसका लो, ये सब रीजन है, ये सब लक्षण है, इसको लिखना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन क्या है। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है ना, मानव जीनोम परियोजना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भैया मानव जीनोम परियोजना क्या है? चैप्टर 5 वंशागति का आणविक आधार का क्वेश्चन है ये। तो मानव जीनोम परियोजना, देखो ध्यान से समझो। मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। हमारे जीनोम में जो जीन उपस्थित होते हैं ना, उनकी पहचान की जाती है। बहुत टफ है। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। मतलब हमारे जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है और हर एक क्षार को पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। इस प्रकार संपूर्ण योजना पर लगभग $9 मिलियन का खर्च आता है। बताओ, $9 मिलियन, $1 में 80-85 रुपए। तो सोचो, ज्ञात अनुक्रमों का संग्रह करने के लिए 1000 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। मतलब जब ये परियोजना का जांच किया जाएगा ना, तो 1000 पेज की लगभग 3300 पुस्तक की आवश्यकता होगी और यदि प्रत्येक पृष्ठ पर 10,000 शब्द लिखे जाएं तो इस योजना को पूरा होने में 13 वर्ष का समय अनुमानित किया गया है। भाई ये योजना जो है बहुत क्रूशियल है, बहुत ज्यादा टफेस्ट योजना है। ठीक है, ये हमारे मानव जीनोम में उपस्थित जीन की पहचान के लिए योजना
होती है। अनेक देशों के हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस पर कार्य करते हैं तो इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगेगा। भाई इतना फालतू समय किसके पास है, लेकिन हमारे टॉपिक है, पढ़ लेते हैं। इतने स्तर के आंकड़ों के संग्रह, समापन व विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकीय साधनों की आवश्यकता होगी। अतः अपने इस बृहद स्तर के कारण यह योजना महापरियोजना भी कहलाती है। मतलब इस मानव जीनोम परियोजना को हम महापरियोजना भी कहते हैं। बेटा इसको नोट करो, खटाखट नोट कर लो, नोट करते रहो भैया, नोट करोगे तभी आगे बढ़ोगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, आजा बेटा, देखो मंत्र मार दिया, आ गया 5वां क्वेश्चन। देखो जैव विकास चैप्टर का ये लघुत्तरीय प्रश्न है, ध्यान से देख लो। डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद क्या है, डार्विन जी ने प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद हमें दिया, तो ये क्या होता है। देखो डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद ये है क्या, इसको समझोगे तो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैव विकास को समझाने के लिए डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद प्रस्तुत किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। हर एक जीव में संतान को उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। इनमें से अधिकांश जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। ज्यादातर जीव वृद्धि करके, विकास करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण समान जाति या भिन्न भिन्न जाति के जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। और जब जनसंख्या बढ़ती है ना, तो समान जाति या भिन्न भिन्न जातियों के बीच अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे आज देखो कोई एक जाति दूसरे जाति से ही लड़ रहे हैं, यही तो गलती है। आगे देखो, यह संघर्ष प्रायः समान आवश्यकताओं के लिए होता है। संघर्ष में वे जीव ही जीतते हैं जिनमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशंस पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब वही जीव जीतेंगे जिनके अंदर कुछ वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं पाई जाएंगी। यही सब लिखना है इसमें। ये विभिन्नताएं आनुवांशिक होती हैं, ठीक है, आगे भी है शायद, और प्राकृत द्वारा जीवों में उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रकार विभिन्नताओं से युक्त जीव ही आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हैं। ये जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सहने में समर्थ होते हैं। बस इतना सा लिखना है भैया। प्राकृतिक वर्णवाद में वही सब चीजें लिखनी है जो हमारे दैनिक जीवन में हो रही हैं। देखो जैव विकास को समझाने के लिए डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद प्रस्तुत किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। इनमें से अधिकांश जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण समान जाति या भिन्न भिन्न जाति के जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। यह संघर्ष प्रायः समान आवश्यकताओं के लिए होता है। संघर्ष में वे जीव ही जीतते हैं जिनमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं आनुवांशिक होती हैं। बस इतना लिखो बेटा, थोड़ा सा आगे और लिख देना बच्चा पार्टी, ये लिख देना, और प्रकृति द्वारा जीवों में उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रकार विभिन्नताओं से युक्त जीव ही आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हैं। ये जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सहने में समर्थ होते हैं। चलो हो गया, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हूं, देखो अब इसका ले लो, ठीक है, हो गया। तो मैंने आपको लघुत्तरीय प्रश्नों को भी बताया। देखो बच्चों 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन मैं कहता रहता हूं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये 5 पहले पढ़ लेना। चलो भैया, अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बारी आती है। एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मैंने लिया है 5 नंबर का। आपके बोर्ड में टोटल 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग से। देखो क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए। मलेरिया जो होता है ना, इसका रोगजनक कौन है, लक्षण क्या है, अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो उसके लक्षण क्या है और उपचार कैसे होगा। देखो भैया, मलेरिया मच्छर के कारण होता है। मलेरिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में होगा मच्छर,
अब मच्छर के कारण नहीं होता भैया, हाँ है कारण, लेकिन मच्छर मेन कारण नहीं है। मच्छर तो वाहक होता है, रोगजनक कुछ और ही है। देखो रोगजनक क्या है मलेरिया का, देखो मलेरिया रोग का जनक एक प्रोटोजोआ जीव प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी तथा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इस जीव की प्रमुख जातियां हैं जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। देखो भैया मलेरिया मच्छर के कारण तो होता है, मच्छर जो है वाहक होता है, वो इन रोग जनकों को लेकर जाता है और हमारे अंदर ट्रांसफर करता है काट के। तो रोग जनक जो है मलेरिया रोग का जनक एक प्रोटोजोआ जीव प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के कई टाइप हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम आदि जीव की प्रमुख जातियां हैं जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। ये हो गया भैया रोग जनक, स्क्रीनशॉट लेते चलो। अब चलते हैं कि मलेरिया रोग के लक्षण क्या हैं। अगर किसी को मलेरिया हो गया तो लक्षण क्या है, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है। जिसको मलेरिया हो गया ना उसको भूख नहीं लगेगा प्रॉपर, उसकी भूख मर जाती है। अरे मरती नहीं भाई, भूख नहीं लगती। दूसरा, रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है, मतलब रोगी को तेज बुखार भी हो जाता है अगर मलेरिया जिसको हो गया। तीसरा, रोगी को कब्ज हो जाता है तथा जी मचलाता है, मतलब रोगी को एसिडिटी कब्ज की भी समस्या हो जाती है और थोड़ा सा जी मचलाता है भाई, कुछ मन वन नहीं लगता। चौथा, रोगी का मुंह सूखने लगता है, मुंह हमेशा सूखेगा, पानी की आवश्यकता होगी, पानी। पांचवा, रोगी के सिर, पेशियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। अगर मलेरिया हो गया तो रोगी का सिर, पेशियों और जोड़ों में तीव्र तेज दर्द होगा। अब उपचार क्या है भाई, कैसे मलेरिया को हम ठीक कर सकते हैं। उपचार के बाद मैं बचाव व नियंत्रण को भी बताऊंगा, क्योंकि 5 नंबर में आपको बड़ा लिखना होगा। उपचार देखो, मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से कुनैन एक परंपरागत औषधि बनी हुई है। कुनैन लगभग 300 वर्षों से यह दवाई बनी हुई है। यह डच ईस्ट इंडीज, भारत, पेरू, लंका आदि देशों में सिनकोना वृक्ष की छाल के सत से बनाई जाती है। मतलब जो ये कुनैन है ना, ये डच ईस्ट इंडीज, भारत, पेरू, लंका आदि देशों में एक सिनकोना वृक्ष होता है, इसी की छाल से यह दवाई बनाई जाती है। यह रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रावस्थाओं को नष्ट कर देती है। मतलब ये जो दवा है ना, ये रोगी के अंदर उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रावस्थाओं को नष्ट कर देगी। कुनैन से मिलती जुलती कृत्रिम औषधियां जैसे एटिब्रिन, बेसोक्विन, एमक्विन, मैलोसाइड, मेलुब्रिन, निवाक्विन, रेसोचिन, कामोक्विन, क्लोरोक्विन आदि आजकल प्रचलित हैं। ये सब मेडिसिन अंग्रेजी दवाएं, पेल्यूड्रिन, पेमाक्रिन, पेंटाक्विन, डेराप्रिम, प्राइमाक्विन एवं प्लाज्मोक्विन रोगी के यकृत में उपस्थित प्लाज्मोडियम की प्रावस्थाओं को भी नष्ट करती है। ये सब दवाएं हैं, एक बार फिर से मैं पढ़ दूं। कुनैन से मिलती जुलती कृत्रिम दवाएं जैसे एटिब्रिन, बेसोक्विन, एमक्विन, मैलोसाइड, मेलुब्रिन, निवाक्विन, रेसोचिन, कामोक्विन, क्लोरोक्विन आदि आजकल प्रचलित हैं। पेल्यूड्रिन, मेपाक्रिन, पेंटाक्विन, डेराप्रिम, प्राइमाक्विन एवं प्लाज्मोक्विन रोगी के यकृत में उपस्थित प्लाज्मोडियम की प्रावस्थाओं को भी नष्ट करती है। चलो बेटा, बचाव और नियंत्रण कैसे करोगे, कैसे आप बचोगे, कैसे कंट्रोल करोगे मलेरिया से। देखो, मलेरिया से बचाव व इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय है। सबसे पहला, तालाब व गड्ढों में पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए। आपके आसपास अगर तालाब है या गड्ढे हैं तो पानी वहां पे जमा नहीं होने देना है। दूसरा, घरेलू कूलर आदि में भी पानी की सफाई 2-3 दिन के उपरांत करनी चाहिए। अगर आप कूलर यूज करते हैं, उसमें पानी भरते हैं ठंड हवा के लिए ना, तो 2-3 दिन में उसकी सफाई करनी चाहिए, नहीं तो उसमें मच्छर आ जाएंगे, वही मच्छर आपको काट के मलेरिया उत्पन्न कर सकते हैं। आगे देखो, नाली व अन्य पानी जमा होने वाले स्थानों पर मच्छरों का जनन रोकने हेतु मिट्टी का तेल डालना चाहिए। मतलब नाली और अन्य पानी जमा होने वाले जो स्थान हैं वहां पे मच्छरों का जनन, रिप्रोडक्शन रोकने के लिए मिट्टी का तेल डालना चाहिए। मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियों को तथा बतखों को पानी में छोड़ देते हैं तथा यूट्रिकुलेरिया जैसे पादपों को पानी में उगाते हैं ताकि ये मच्छरों के लार्वा को खा जाएं। थैंक यू भैया। तीसरा देखो,
मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए तथा नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नाली को खुला मत छोड़िए। चौथा, डीडीटी, बीएससी आदि का प्रयोग मच्छर नष्ट करने हेतु करना चाहिए, परंतु इन दोनों का प्रयोग भारत में प्रतिबंधित है, मतलब बैन है। डीडीटी का यूज, बीएचसी का यूज भारत में नहीं होता भैया, क्योंकि ये हानिकारक है। पांचवा, क्लोरोक्विन, प्राइमोक्विन, डाराप्रिम दवाओं का प्रयोग रोगी को स्वस्थ करने के लिए सहायक होता है। छठवां, मच्छरों को दूर भगाने हेतु ऑल आउट तेल व क्रीम तथा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए भैया। ऑल आउट का यूज करो, तेल, क्रीम तथा मच्छरदानी का यूज करो, बस हो गया, ये सब यूज करो। लास्ट में थैंक यू ही तो मैं बोल सकता हूं। तो ये आपका, चलो इसको आप लोग नोट कर लो। पहले आते हैं अपने, भैया खुल जा हैं भाई, खुल गया। ये देखो उपचार था, इधर देख लो रोग लक्षण क्या है, ये भी मैंने बता दिया, और फाइनली आपका जो रोग जनक था वो भी मैंने आपको बताया। ये देखिए, मलेरिया क्या होता है, इसका रोग जनक प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये सब होती हैं। लक्षण, रोगी की भूख मर जाएगी, रोगी को तेज बुखार होगा, रोगी को कब्ज होगा, जी मचलाएगा, रोगी का मुंह सूखने लगता है, रोगी के सिर, पेशियों और जोड़ों में तीव्र दर्द रहता है। उपचार के लिए कुनैन जो है 300 वर्षों से दवाई है, बाकी दवाइयां मैंने आपको बता दी। बचाव व नियंत्रण के लिए मैंने सारी चीजें बता दी, ऐसे आप बचाव भी कर सकते हो। तो ये था क्लास 12। देखो एक विस्तृत मैंने आपको बता दिया, जो भी बचे हैं उनको भी मैं आगे आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना। कैसा लगा आपको ये वीडियो भैया? पूरा बायोलॉजी मैंने आज आपको पढ़ा दिया, लेकिन अभी तो पार्ट 2 शुरू हुई है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसी ऐसी क्लासेस मैं आपको देता रहूंगा। चलिए हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।